Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे इन्वेंट्री चैप्टर के, बराबर है। एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लेंगे कि हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहां पे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट मेथड ऑफ काउंटिंग, ये वाला हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज, ये तीनों कैसे यूज करना है वो हम लोग खत्म कर चुके हैं, बराबर है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट को कैसे यूज करके हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। यानी एक हम स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यूज करेंगे और एक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस या फिर रिटेल प्राइस मेथड। इन दोनों मेथड्स को हम लोग क्या करेंगे, आज यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार जो फीफो लीफो वाला मेथड था उसको क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आ जाओ यहां पे, बराबर है। फीफो मेथड का मतलब क्या होता है कि द गुड्स विच आर रिसीव्ड फर्स्ट, द गुड्स विच आर रिसीव्ड फर्स्ट विल बी सोल्ड फर्स्ट। यानी जो सबसे पहले खरीदे थे वो बिकेंगे भी कब, सबसे पहले वही बिकेंगे। ठीक है, द गुड्स विच आर रिसीव्ड एट लास्ट, ठीक है, विल बी सोल्ड फर्स्ट। गुड्स विच आर रिसीव्ड एट लास्ट विल बी सोल्ड फर्स्ट। इन दिस क्या करेंगे, कहने से इसमें हम लोग क्या करेंगे, कहने से यहां पे लिख सकते हैं क्लोजिंग क्वांटिटी will be multiplied by average price, closing quantity will be multiplied by average price। और इसमें क्या करेंगे, closing quantity will be multiplied by weighted average price। क्या करेंगे इसमें, closing quantity will be multiplied by weighted average price। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का? ओके, तो ये तीन चीज हम लोग ने सीखा था। और इसमें एक चीज और सीखा था, चाहिए तो यहां पे नोट डाउन करना है तो कर लो। प्राइस इनटू क्वांटिटी विल गिव अस अमाउंट, ठीक है। और इन सब अमाउंट्स का, हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल अमाउंट निकालेंगे। और इस टोटल अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल अमाउंट को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, टोटल क्वांटिटी से। किससे डिवाइड करेंगे, टोटल क्वांटिटी, बराबर है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये सुनो, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा वेटेड एवरेज प्राइस। ये सुनो, यस। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, क्लोजिंग क्वांटिटी के साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी आज का जो चैप्टर है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग द नॉन हिस्टोरिकल मेथड्स, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड एंड एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले कहना से अगर मुझे मालूम पड़ता है कि लेट सपोज, ठीक है, पहले मेथड समझते हैं कि लेट सपोज कि मुझे मालूम पड़ता है कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो लेट सपोज 200 रुपीज है। कितना रुपीज है, 200 रुपीज पर यूनिट। यानी एक यूनिट में कितने में बेचता हूं, 200 रुपए में बेचता हूं। अब कहने से सेल्स प्राइस कैसे डिसाइड होती है, तो कहने से ऐसे डिसाइड होती है कि भाई लेट सपोज मेरा कॉस्ट 150 रुपीज है। कितना है कॉस्ट, 150 रुपीज, यानी 150 रुपए में मेरा सामान बनता है। इस पे मैं 50 रुपए का क्या कमाना चाहता हूं, प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। तो कहने से 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो मैं सेल कितने में करूंगा, कहने से सेल्स कितनी होगी मेरी, तो कहने से माई सेल्स वुड बी 200 रुपीज। सेल्स कितनी होगी मेरी, 200 रुपीज। यानी मैं इसको बेचूंगा लेकिन कितने रुपए में, 200 रुपए में। ये सुनो, तो कहने से सेलिंग प्राइस में दो कंपोनेंट है, एक तो कॉस्ट है 150 रुपए का, आया ना, और एक कहने से क्या है, इसमें प्रॉफिट है, कितना, 50 रुपीज का। और कहने से जो कॉस्ट और प्रॉफिट है, कहने से जो प्रॉफिट मैं कमाऊंगा वो हर प्रोडक्ट पे कहने से सेम परसेंटेज कमाऊंगा। अगर कहने से मैं शैम्पू बेच रहा हूं तो हर शैम्पू पे 25% अगर मैंने कमाने का सोचा है तो कहने से मैं उतना ही कमाऊंगा ना उस पे। ये सुनो, यस। तो कहने से अगर मैं सेल्स प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देता हूं, क्या निकाल देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पे कितना है, कहने से 50 रुपीज पर यूनिट है।
अगर उसको मैं निकाल दूं तो कहने से मुझे मालूम पड़ जाएगा कि इस गुड्स की या फिर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। क्या कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? कहने से कितनी है कॉस्ट पर यूनिट? 150 रुपीज है। अब कहने से एक्चुअल रियल लाइफ में जरूरी नहीं है कि जितना परसेंटेज हम सोचें उतना परसेंटेज प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे। यानी लेट सपोज कि यहाँ पे हम लोग ने कितना परसेंट सोच के रखा है? 25% सोच के रखा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट पे हम लोग 25% प्रॉफिट कमाएंगे। हो सकता है किसी में 25% से थोड़ा ज्यादा, यानी मैं 26% कमाऊं, किसी में मैं 24% कमाऊं। बट इस मेथड के अंदर हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो एग्जैक्ट है, यानी एकदम करेक्ट है। हम यहां पे बोलते हैं कि ये करेक्ट के कहीं ना कहीं आसपास है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ठीक है, याद आता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे कॉस्ट का टोटल करते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं, जो अभी हम लोग ने अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो वो मेथड हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? कि शायद हमारी यहाँ पे आग लग गई है, सुनामी आ गई है, इनकम टैक्स वाले हमारे डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लिए, इसकी वजह से हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो व्हाट इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन? सेकंड बेस्ट ऑप्शन कि भाई एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप कॉस्ट, तो आजू बाजू की कॉस्ट यानी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट तो कैलकुलेट करो। तो यहां पे हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि दिस इज एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, but we do not have any another way. That is why we are calculating using adjusted selling price. हमें लगता है कि adjusted selling price से हमारा जो approximate cost of inventory है वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और कहने से अगर एक प्रोडक्ट 150 रुपए की कॉस्ट में मैं बना रहा हूं, ये सुनो, ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, और कहने से मेरे को मालूम पड़ता है कि क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास 200 प्रोडक्ट पड़े हैं। कितने यूनिट्स पड़े हैं? 200 यूनिट्स पड़े हैं। यस सुनो, यस। और कहने से अगर 200 यूनिट्स पड़े हैं और एक यूनिट कितने का है? 150 का है, तो कहने से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30,000। ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये क्या हो गया? मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। समझ में आता है कि नहीं आता? दिस इज माई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मालूम पड़ता है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसी चीज को हमको क्या करना है ना, यहां क्वेश्चंस में लगा के हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हमें, मेसर्स राय कॉटन लिमिटेड, ठीक है, राय कॉटन लिमिटेड करके एक कंपनी है, प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो देखो हमें क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक, परचेस एंड सेल्स दे दिया है, ठीक है, इतना स्टार्टिंग में सामान पड़ा था, इतना हमने खरीदा और इतना हमने बेच दिया। यस नो, यस। और देखो उसका क्या दिया है? कॉस्ट। कॉस्ट यानी हमने इतने में खरीदा, ठीक है, और रिटेल प्राइस यानी अगर हम चाहें तो इसको इतने में मार्केट में बेच सकते हैं। यस नो, ये इसकी मार्केट प्राइस है और ये इसकी क्या है? कॉस्ट है। हाँ या ना? यस। अब देखो, कहने से हमें तो कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? सिर्फ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को ही कंसीडर करेंगे। तो कहने से 60,000 रुपए का सामान मेरे पास ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पड़ा था, 3,15,000 का सामान मैंने इस साल खरीदा, तो कहने से टोटल सामान मेरे पास कितना हो गया? 3,75,000 हो गया। अब इस 3,75,000 के सामान में से मैंने कितना सामान बेच दिया? हाउ मच ऑफ द अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी मैंने कितने रुपए का सामान बेच दिया, यानी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स व्हिच हैव बीन सोल्ड। कहने से सेल्स का मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया है, सेल्स का मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया है। यस और नो? यस। तो कहने से इसमें से मैं ये माइनस नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा यहाँ पे क्या है? मिसिंग है। आया ना? यस। तो अब मैं क्या करूंगा? कहने से सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा कि मेरा प्रॉफिट रेशियो क्या है। क्या? सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा? कि मेरा प्रॉफिट रेशियो क्या है। तो चलो प्रॉफिट रेशियो फाइंड करते हैं। लेट्स अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम करते हैं कि 10 यूनिट्स क्या होगा? कहने से अज्यूम करते हैं 10 यूनिट्स मेरे पास ओपनिंग में थी, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिया बट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। और लेट सपोज कि 100 यूनिट्स, कुछ भी अज्यूम कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 100 यूनिट्स हमने परचेस किए, तो कहने से ये जो 3,75,000 है, कहने से टोटल कॉस्ट कितनी है मेरी? 3,75,000, और ये 3,75,000 कितने यूनिट्स के लिए है? कहने से ये है मेरे पास 110 यूनिट्स के लिए। आया ना? यस। कहने से इन 110 यूनिट्स में से कुछ गुड्स क्या हो गए होंगे? कुछ गुड्स सेल हो गए होंगे और कुछ गुड्स अभी भी बाकी होंगे। हाँ या ना? यस। तो कहने से सम गुड्स, लेट सपोज कि 90 गुड्स आर सोल्ड, और उनको सेल कितने में किया हम लोग ने? 3,80,000 रुपीज में हम लोग ने उनको क्या किया? सेल किया। और कहने से हो सकता है ना कि 20 गुड्स अभी तक सेल नहीं हुए, अनसोल्ड। हाँ या ना? 20 गुड्स आर स्टिल लेफ्ट अनसोल्ड। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस।
अब कहना ही से मुझे प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और कहने से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो कहने से प्रॉफिट इस तरीके से निकालते हैं, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। तो देखो यहां पे सेल्स कितनी है, तो कहने से सेल्स मेरा एक्सपेंसेस कितना है? कहने से मेरा एक्सपेंस है 3,75,000 का, और सेल कितनी है? कहने से सेल है मेरी 3,80,000 रुपीज की। सेल्स कितनी है? 3,80,000 रुपीज की। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5,000 रुपया। कितने लोगों को लगता है कि दिस इज अ राइट थिंग? जो प्रॉफिट हम लोग ने 5,000 रुपीज का निकाला, ये करेक्ट प्रॉफिट है। तो जिन लोग को लग रहा है कि ये करेक्ट प्रॉफिट है, वो लोग का आंसर गलत है। द रीजन बीइंग इज कि ये एक्सपेंस जो है ना, ये 110 यूनिट्स का है। हम लोग ने देखा ना यहाँ पे, यस और नो? यस। और कहना ही से कुछ आइटम ही सेल हुए हैं। हमने अज्यूम किया कि 90 आइटम सेल हो गए, और कितने में हुए? 380 में। तो कहने से ये सेल्स कितनी है? सेल्स कहने से सिर्फ 90 यूनिट्स की है। तो कहने से आपने खर्चा, एक्सपेंस कितने यूनिट्स का लिया? आपने एक्सपेंस लिया 110 यूनिट्स का, और आपने सेल्स कितने यूनिट की ली? 90 यूनिट्स की। कहने से आपका मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वॉयलेट हो गया कि नहीं हो गया? यस। कहने से हमारा मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वॉयलेट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास 10 यूनिट्स हैं ओपनिंग्स। लेट सपोज इस साल मैंने खरीदी कितनी? 100 यूनिट्स हैं। तो परचेस कितना यूनिट्स किया मैंने? 100 यूनिट्स परचेस किया, और एक यूनिट मैंने 20 रुपीज पे परचेस किया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस कितना हुआ? तो कहने से टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस मेरा हो गया 2,000 रुपीज। कितना परचेस किया मैंने? 2,000 रुपए परचेस किया। अब इसमें से लेट सपोज 20 यूनिट्स में से मैंने 80 यूनिट्स को क्या कर दिया? 80 यूनिट्स को मैंने सेल किया, और लेट सपोज सेल मैंने 30 रुपीज पे किया। कितने रुपए पे किया? 30 पे। तो कहने से मैंने टोटल 2,400 रुपीज का सेल कर दिया, और 20 यूनिट्स कहने से मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पड़े, यानी इस साल मैंने इनको सेल नहीं किया। अगर मुझे प्रॉफिट निकालने को बोलोगे, और अगर आप प्रॉफिट ऐसे निकालते हो, सेल्स माइनस परचेस, तो सेल्स आपका 2,400 है और परचेस आपका 2,000 है। तो अगर आप इस तरह से मुझे बोलते हो कि सर हमारा प्रॉफिट 400 है, तो आपका आंसर गलत है। क्यों आपका आंसर गलत है? कहना ही से हम लोग ने क्या बोला? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इनकम को, सॉरी एक्सपेंसेस को इनकम में से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो देखो यहां पे कहने से इनकम कितनी है? इनकम 2,400 है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बट परचेस का एक्सपेंस आपने कितना लिया? 2,400। बट ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? वो चीजें जिनका बेनिफिट हमें कब मिले? प्रेजेंट में मिले। कहने से 100 यूनिट्स हमने खरीदा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस 100 यूनिट्स में से हमें फायदा सिर्फ इस साल कितने यूनिट्स ने दिया? 80 यूनिट्स ने। बाकी 20 यूनिट्स तो कहने से नेक्स्ट ईयर फायदा देंगी। तो कहने से ये क्या हो गई? ये मेरे लिए असेट हो गई, एक्सपेंस नहीं हुई। और कहने से जब मैंने यहाँ पे 2,000 लिया, तो इस 2,000 में ये 20 यूनिट्स का भी तो कॉस्ट है। यस और नो? यस। तो कहने से जो प्रॉफिट होगा ये गलत होगा। तो कहने से अगर मुझे करेक्ट प्रॉफिट फाइंड करना है, तो कहने से मुझे 80 यूनिट्स का सेल्स, 80 यूनिट्स का सेल्स कितना है? कहने से 80 यूनिट्स का सेल है 2,400। यस और नो? 80 यूनिट्स का सेल कितना है? 2,400। और कहने से यहां पे परचेस, जो मेरा परचेस है, कहने से वो भी कितने यूनिट्स का होना चाहिए? वो भी कितने यूनिट्स का होना चाहिए? 80 यूनिट्स का होना चाहिए। यहां पे सेल तो 80 यूनिट का था, लेकिन परचेस कितने का था? 100 यूनिट्स का। यस और नो? यस। तो कहने से यहां पे जो मेरा प्रॉफिट, अब जो मेरी परचेस आएगी, कहने से 20 रुपीज में मैंने 80 यूनिट्स खरीदा, मतलब मैंने कितना खरीदा? 1,600 रुपए खरीदा। 1,600 रुपए का सामान खरीदा। कहने से मेरा प्रॉफिट कितना आया? 800। सो दिस इज माय राइट प्रॉफिट। ये क्या हो गया? मेरा राइट प्रॉफिट। अब देखो 800 रुपए मैंने कमाए कितने यूनिट्स पे? 2,400 यूनिट पे। कितने यूनिट पे कमाए? 2,400 पे। तो कहने से रेशियो कितना हुआ मेरा प्रॉफिट का? तो माय प्रॉफिट रेशियो वुड बी 33.33%। 33.33%, यानी मैंने 33.33% का क्या किया है? प्रॉफिट कमाया। दिस इज वन वे टू फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट। ये एग्जैक्ट अमाउंट है, एंड दिस इज परसेंटेज। यानी परसेंटेज और प्रॉफिट निकालने का एक तरीका तो ये है। कहना ही से परसेंटेज, तो कहने से परसेंटेज का मतलब क्या है? कि ये 1 यूनिट पे भी इतना ही है, 100 यूनिट पे भी इतना ही है, 800 यूनिट पे भी इतना ही है, 1000 यूनिट पे भी इतना ही है। कहने से कोई भी यूनिट लो, अगर उन यूनिट्स को आप सेल करोगे, तो हर यूनिट पे आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? 33.33%। यस और नो? यस। तो कहने से अगर ये 80 यूनिट्स पे इतना है, तो 100 यूनिट्स पे भी क्या होगा? सेम होगा। तो मैं यहां पे
प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकता हूं। कहने से मेरा परचेस का जो कॉस्ट है, जो मेरा परचेस का कॉस्ट है, ये कितने यूनिट्स का है? 100 यूनिट्स का है, हाँ या ना? यस। और कहने से जो सेल की है वो मैंने कितने यूनिट्स की है? 80 यूनिट्स की है। तो कहने से इसकी वजह से मेरा मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वॉयलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट मेरे पास 100 की है और इनकम मेरे पास कितने की है? 80। बट अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें, कि ये 20 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, अज्यूम करते हैं कि ये अगर बिक जाए, अगर अज्यूम करें कि ये बिक जाए तो कितने में बिकेगा? तो कहने से जितने में ये सामान बिका है उतने में ये बिकेगा। यस और नो? यस। अगर हम ऐसा अज्यूम करें तो कहने से 80 रुपीज का तो मेरा एक्चुअल सेल हो गया, आया ना? एक्चुअल में इतने का क्या हो गया? मेरा सेल हो गया। और कहने से 20 यूनिट्स का मैं क्या कर रहा हूं? अज्यूम कर रहा हूं कि ये सेल हो जाएगा। तो कहने से इस केस में 2400 रुपए का तो मेरा ये सेल हो गया, एक्चुअल सेल हो गया, और 600 रुपए का मैं अज्यूम कर लिया, 600 का मैंने क्या किया? अज्यूम किया कि ये सेल हो गया। तो कहने से टोटल सेल्स मेरा कितना हो गया? कहने से टोटल सेल हो गया मेरा 3000, और ये 3000 सेल कहने से 100 यूनिट्स का है। नाउ कहने से आई कैन कंपेयर दिस, यहां पे मैं सेल्स भी कितने यूनिट्स का ले सकता हूं? 100 यूनिट्स का। कितना सेल हो गया? कहने से 3000 हो जाएगा। अगर मैं पूरे 100 यूनिट्स बेचूं तो कितने में बिकेगा? 3000 में बिकेगा। मैंने एक्चुअल में बेचा नहीं है, बट मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं कि अगर बेचूं तो कितने में बिकेगा? कहने से कितने में बिक रहा है? ये 3000 में, और इसको खरीदने में खर्चा कितना आया? 2000 का। कहने से अब मेरा मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वॉयलेट नहीं हो रहा है। कॉस्ट को मैं कंपेयर कर रहा हूं उसकी एग्जैक्ट इनकम के साथ, और मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1000 रुपीज। ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें मैंने 200 यूनिट्स को अज्यूम किया है कि ये सेल हो गया है, ये हुआ नहीं है। बट कहने से अगर ऐसा हो तो कहने से इसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो मेरा सही आएगा ना? क्यों? क्योंकि अगर जो 100 यूनिट पे परसेंटेज होगा वही परसेंटेज तो 20 यूनिट्स पे भी होगा, 80 यूनिट्स पे भी होगा, और कहने से कोई भी 1 यूनिट लो, 10 यूनिट लो या 100 यूनिट लो, कहने से सब पे क्या होगा? प्रॉफिट का परसेंटेज विल रिमेन सेम। तो कहने से ये प्रॉफिट नहीं है, एग्जैक्ट एक्चुअल प्रॉफिट मेरी बुक्स में 1000 का नहीं है, बट कहने से इस प्रॉफिट को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं? परसेंटेज तो निकाल सकता हूं ना। तो कहने से मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया? वो हो गया 33.33%। यस और नो? यस। कितना प्रॉफिट हुआ मेरा? 33.33%। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यस। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन, सेम लॉजिक कैन बी अप्लाइड हियर ऑल्सो। ठीक है? कहने से ये प्रॉफिट मेरा गलत है। क्यों? क्योंकि मेरी जो सेल्स है वो 110 यूनिट्स की है, और सॉरी सेल्स 90 यूनिट्स की है, और परचेस कितने की है? 110 यूनिट्स की। कहना से कि अगर मैं सेल्स को भी 100 यूनिट्स का ले लूं, 110 यूनिट्स का ले लूं, और परचेसेस को भी कितना यूनिट का ले लूं? परचेसेस को भी 110 यूनिट्स का ले लूं, तो उस केस में कहना से मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? मेरा एमआरसी वॉयलेट नहीं होगा। तो देखो यहां पे कहने से परचेस मैंने कितने का किया है? कहने से परचेस मैंने 3,75,000 का किया है। कहने से यहां पे अगर मैं ओपनिंग स्टॉक बेचूं तो 1 लाख में बिकेगा, और जो परचेस किया है उसको बेचूं तो कहने से 4 लाख में बिकेगा। बिक गया ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ सामान देखो यहां पे बिक गया और कुछ सामान अभी भी पड़ा है। तो कहने से टोटल सेल मैं कितने की कर सकता हूं? कहने से टोटल सेल मैं 5 लाख रुपीस की कर सकता हूं। तो कहने से जो सामान मैंने 3,75,000 में खरीदा है वो बिकेगा कितने में? 5 लाख रुपीस में। तो कहने से मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? कहने से प्रॉफिट होगा 1,25,000। और कहने से मुझे जीपीआर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो कहने से उसके लिए फॉर्मूला है जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। और कहने से ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा 1,25,000, सेल्स है मेरा 5 लाख, 25% मेरा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। 25% मेरा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। समझ में आता है कि नहीं आता है? प्रॉफिट रेशियो कितना हुआ? 25%। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताता हूं, पहले आप समझ लो इसको, ठीक है? अभी कहने से मैंने ओपनिंग कितना गुड्स परचेस किया? रिटेल प्राइस पे बात करते हैं, इतने में बिकेगा। मार्केट प्राइस पे बात करते हैं, तो कहने से रिटेल प्राइस पे ओपनिंग में मेरे पास 1 लाख रुपए का सामान पड़ा था, और परचेस मैंने कितने का किया? कहने से परचेस मैंने 4 लाख का किया। तो कहने से टोटल सामान मेरे पास 5 लाख का हो गया। अब इसको 5 लाख इसकी मार्केट की प्राइस पे, और कहने से मैंने इसमें से सेल कितना कर दिया? कहने से मैंने इसमें से सेल कर दिया 3,75,000। तो कहने से क्लोजिंग स्टॉक
एट सेल्स प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स प्राइस, यानी क्लोजिंग स्टॉक को मैं बेचूंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, 1,25,000। बट कहने से मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए लेकिन सेल्स प्राइस पे नहीं, कॉस्ट पे चाहिए, तो कहने से कॉस्ट में से क्या निकाल दूंगा, प्रॉफिट निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना है, कहने से प्रॉफिट इज 25%। प्रॉफिट कितना है, 25%। तो कहने से इसका 25% निकालोगे तो दैट विल कम अराउंड 37,500। कितना आ जाएगा, 37,500। और कहने से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88,500 रुपीज। ये सुनो, यस। तो ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वापस से इसको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है वो देखो यहां पे। तो सबसे पहले हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ जीपीआर, कैलकुलेशन ऑफ जीपीआर। यहां पे देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस, यानी टोटल कितना खर्चा हुआ, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस फॉर ऑल यूनिट्स, यानी सारी यूनिट्स के लिए। तो कहने से एक तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है कितने का, 60,000 का। यस नो, यस। कॉस्ट निकाल रहे हैं अभी फिलहाल, सॉरी, और एक हमारा हो गया परचेस। क्या हो गया, एक हमारा परचेस, कितना, 3,15,000। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, कहने से टोटल कॉस्ट हुआ 3,75,000। अब उसके बाद निकालेंगे टोटल सेल्स, टोटल सेल्स नहीं, टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एंड अनसोल्ड गुड्स, सोल्ड एंड अनसोल्ड गुड्स बोथ, यानी दोनों की, जो बिक गए हैं उनकी भी सेल वैल्यू है और जो नहीं बिके उनकी भी सेल वैल्यू है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट भी हमारे पास दोनों की है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। कहने से ये टोटल परचेस हुआ, बट सारा परचेस थोड़ी ना बिक गया, कुछ सामान तो अभी भी क्या है, पड़ा है। तो कहने से यहां पे भी सोल्ड एंड अनसोल्ड गुड्स दोनों की कॉस्ट है, तो हमें सेल वैल्यू भी सोल्ड एंड अनसोल्ड दोनों की लेनी पड़ेगी। तो यहां पे कहने से ओपनिंग स्टॉक जो है उसकी सेल्स प्राइस, ओपनिंग स्टॉक की सेल्स प्राइस कितनी है, कहने से 1,00,000 रुपए मार्केट प्राइस, रिटेल प्राइस मतलब मार्केट प्राइस। और जो परचेस है उसकी सेल्स प्राइस, यानी परचेस को अगर बेचें तो वो कितने में बिकेगा, 4,00,000 में बिकेगा। बिक गया ऐसा जरूरी नहीं है। कहने से टोटल सेल कितनी हो गई, 5,00,000 रुपए की हमारी सेल होनी चाहिए। कितने की सेल होनी चाहिए, 5,00,000 रुपीज की सेल होनी चाहिए। अब कहने से प्रॉफिट कितना होगा मेरा, तो कहने से प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,25,000। प्रॉफिट कितना हो गया, 1,25,000। और कहने से जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, तो कहने से वो है जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। अब जीपी कहने से कितना है, तो जीपी है 1,25,000, सेल्स कितना है, सेल्स है 5,00,000 इंटू 100। यस नो, यस। कहने से 30,30,20,20 यह आएगा आपका 25%। तो जीपीआर आपका कितना आया, 25%। ये तो हमारा वर्किंग नोट हुआ, ठीक है। सोल्ड एंड अनसोल्ड दोनों गुड्स की कॉस्ट, सोल्ड एंड अनसोल्ड दोनों गुड्स की सेल्स प्राइस, जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट, और प्रॉफिट में से क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। अब उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये वर्किंग नोट नहीं है। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो देखो यहां पे कहने से सेल्स वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक 1,00,000, ओपनिंग स्टॉक को सेल कितने में कर सकते हैं, 1,00,000 में। सेल्स वैल्यू ऑफ परचेस प्राइस, ऑफ परचेस, कहने से परचेस को कितने में सेल कर सकते हैं, 4,00,000 में। यस नो, तो कहने से टोटल सेल वैल्यू कितना हो गया, 5,00,000। टोटल सेल्स वैल्यू कितना हो गया, 5,00,000। अब कहने से इतने का टोटल सेल्स हम कर सकते हैं, इसमें से हमने एक्चुअल सेल्स मेड, एक्चुअल सेल कितना कर दिया, तो कहने से एक्चुअल सेल हम लोग ने किया है कितने का, 3,80,000 का। कितने का सेल किया है, 3,80,000 का। यस नो, यस। तो कहने से सेल्स वैल्यू ऑफ अनसोल्ड, सेल्स वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स इन क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक में जो अनसोल्ड गुड्स पड़ा है उसकी सेल वैल्यू कितनी होगी, कहने से उसकी सेल वैल्यू होगी 1,20,000। कितनी होगी, 1,20,000। यस नो, यस। इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं, जगह कम पड़ेगा अदरवाइज। ठीक है, अब कहने से हमें तो सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो कहने से इसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्या, जीपीआर। क्या माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। और कहने से 1,20,000 पे हमें प्रॉफिट कितना मिलता होगा, सेल्स प्राइस पे प्रॉफिट कितना मिलता है, 25%। तो कहने से इसका 25% कितना होगा, इसका 25% होगा 30,000। कितना होगा, 30,000। और कहने से ये हो जाएगा आपका 90,000। क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। 90,000 क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो दिस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। फटाफट इसको कॉपी कर लो, आपको चाहिए तो ये वाला आप कॉपी कर सकते हो अपने रफ नोट्स के लिए। ठीक है, आपका फाइनल आंसर ये दो चीज है, ये आपका फाइनल आंसर है, ये उसका वर्किंग नोट है। इसको कॉपी कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हो गया कॉपी? अच्छा, अपने नोट्स में ना यहां पे एक चीज लिखना, कॉस्ट सोल्ड एंड अनसोल्ड दोनों की रहेगी, शुड बी कंपेयर्ड विद द सेल्स प्राइस ऑफ सोल्ड एंड अनसोल्ड। तो ही हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और उस प्रॉफिट से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये कहीं पे भी आपको अपनी जो नोटबुक्स होती है ना, उस नोटबुक के ऊपर जो मार्जिन रहती है ना, उन सब में ये छोटे छोटे नोट्स आपको लिख लेने। क्योंकि जो बुक में लिखा है ना, वो हम लोग शायद पढ़े ना पढ़े, लेकिन जो मार्जिन के ऊपर जो चीजें लिखी रहती है ना, उसमें हमारा दिमाग तुरंत जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे नोट्स है ना मार्जिन के ऊपर लिख लेने का, कि भाई हमको जब भी हम प्रॉफिट निकालेंगे तो विल मेक श्योर कि कॉस्ट शुड बी सोल्ड एंड अनसोल्ड, दोनों की कॉस्ट होनी चाहिए। और हमारी जो सेलिंग प्राइस है, सेल्स वैल्यू है, वो भी सोल्ड एंड अनसोल्ड की होनी चाहिए, तो ही हमें करेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। यस और नो? यस। नेक्स्ट, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पहले इसको कॉपी कर लो आप। हो गया कॉपी? चलो मैं इसको रब कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, Messrs XYZ Limited are in a retail business. Following informations are obtained from the records for the year ended 31st March 2016. Goods received from supplier. ठीक है, एक गुड्स मिले हमें सप्लायर से। गुड्स कितने रिसीव किए हैं, 15,75,500। यानी ये हमारी क्या है, ये हमारी परचेसेस हैं। क्या है, हमारी परचेसेस हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, यानी अभी इस पे टैक्स और ट्रेड डिस्काउंट लगना बाकी है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, तो ट्रेड डिस्काउंट 3% है। और सेल्स टैक्स कितना है, तो सेल्स टैक्स 11% है। ठीक है, नेक्स्ट, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 87,500। पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितने, 87,500 के। इस साल सेल कितनी हुई है, तो कहने से सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 22,45,500 की। इतने की क्या हो गई है, हमारी सेल्स हो गई है। और सेल्स प्राइस ऑफ अ क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी वो गुड्स जो अभी तक बिके नहीं है, वो गुड्स जो अभी तक बिके नहीं है, उनकी सेल्स प्राइस कितनी है, उनकी सेल्स प्राइस 2,35,000 है। तो कहने से सबसे पहला स्टेप, हमें प्रॉफिट रेशियो दिया नहीं है, तो हमें प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। और कहने से फिर हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फाइंड करना है। कहने से स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, मुझे क्या फाइंड करना है, यहां पे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फाइंड करना है। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। और कहने से हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो कहने से सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कहने से यहां पे दिया है सेल्स प्राइस ऑफ ए क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी ये क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,35,000 में बिकेगा। लास्ट क्वेश्चन में तो हमें ये भी निकालना पड़ रहा था, इस क्वेश्चन में ये दे दिया तो हम निकालेंगे नहीं। लेस, इसमें से कहने से क्या निकाल देंगे, कहने से इसमें से निकाल देंगे प्रॉफिट। क्या माइनस कर देंगे, इसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे। लेकिन कहने से हमें प्रॉफिट मालूम नहीं है, और कहने से इसमें प्रॉफिट का परसेंटेज भी हमें दिया नहीं है। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यस और नो? तो फिर हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मिल जाएगा। यस और नो? यस। तो कहने से सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ जीपीआर। जीपीआर का हम लोग क्या करेंगे, जीपीआर का हम लोग
सॉरी जीपीआर इस स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कहने से सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ ऑल गुड्स, ऑल यूनिट्स, सोल्ड एंड अनसोल्ड बोथ आ जाएगा, आया ना, सोल्ड एंड अनसोल्ड। तो कहने से सबसे पहले तो हमने परचेस प्राइस पे किया है, क्या पे किया है, परचेस प्राइस। कितने में परचेस किया, 15,75,500 में परचेस किया। लेकिन कहने से इस पे टैक्स वैक्स लगना अभी बाकी है। तो सबसे पहले देखो हमको डिस्काउंट लगता है, क्या लगता है, डिस्काउंट। क्यों ऐसा, तो देखो तुम अगर लेट सपोज एक दुकान पे गए जीन्स खरीदने गए, उसको तुमने बोला भाई जीन्स दे देना एक, तो वो बोलता है 1000 रुपए का जीन्स। हम बोलते हैं यार कुछ तो कम कर, तो वो कहने से उसकी रिटेल प्राइस कितनी है, कहने से वो रिटेल प्राइस 1000 है, उसमें से हमें वो क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है, डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10%, यानी 100 रुपीज डिस्काउंट दे दिया। तो कहने से हमको सेल कितने में कर रहा है, वो 900 रुपीज में। अब जो जीएसटी लगाएगा ना, जो टैक्स लगेगा ना इस पे, वो टैक्स 900 पे लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई एक्चुअल में सेल 1000 की नहीं हो रही है, सेल कितने की हो रही है, 900 की। तो टैक्स किस पे लगेगा, 900 पे। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, वो पहले माइनस होगा, उसके बाद आपको क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ऐसा मत करना पहले टैक्स लगाओ और फिर ट्रेड डिस्काउंट, ऐसा नहीं होता है। वो कैश डिस्काउंट के अंदर होता है। क्यों, क्योंकि कैश डिस्काउंट का हमें सेल के टाइम तो मालूम ही नहीं होता है। कैश डिस्काउंट तो कब होता है, कहने से मैं किसी से पैसे मांगता हूं और वो पैसे नहीं दे रहा है, या फिर वो जल्दी पैसे दे रहा है मुझे, तो मैं उसको बोलता हूं भाई तू 5% कम दे देना, बट अब भी पैसे दे दे। तो कहने से जब टैक्स लगाया था, सेल के टाइम टैक्स लगाया था, उस टाइम हमें कैश डिस्काउंट का मालूम नहीं था, इसलिए कैश डिस्काउंट नहीं माइनस होता है। समझ में आता है कि नहीं आता है। कौन सा डिस्काउंट माइनस होता है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो प्राइस आएगी उसके ऊपर हमें क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, और उसके बाद जो हमारी सेलिंग प्राइस आती है उस पे हम लोग क्या लगाते हैं, उस पे हम लोग कैश डिस्काउंट लगाते हैं। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्योंकि कैश डिस्काउंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ सेल्स। तो कहने से हम लोग क्या लेंगे, हम लोग पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और फिर उस पे क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। तो आ जाओ यहाँ पे, थोड़े कैलकुलेशन यहाँ पे विचित्र आएंगे क्योंकि फिगर थोड़े से अलग है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं लेस, क्या करता हूं यहां पे, लेस कर देता हूं, लेस ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना है, तो कहने से ट्रेड डिस्काउंट इज 3%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 3%। तो कैलसी निकाल लो, मैं भी निकाल लेता हूं कैलकुलेटर। ओके, कहने से 15,75,500 का 3%, कितना, 3%, कितना आएगा, तो इट विल बी 47,265। यस और नो, यस। कितना आएगा, कहना से इसको माइनस करते हैं, 15,75,500। तो कहने से ये आएगा आपका 15,28,235। कहना से इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग सेल्स टैक्स। इसमें क्या ऐड करेंगे, सेल्स टैक्स। कहने से टैक्स से हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और देखो सेल्स टैक्स आपको कभी वापस रिटर्न नहीं मिलता था, जीएसटी है ना वो रिटर्न मिल जाता है। तो हम जीएसटी नहीं ऐड करते हैं। क्यों नहीं ऐड करते, क्योंकि अभी जीएसटी भर दिया, फिर ये क्रेडिट के फॉर्म में हमें वापस मिल जाता है। तो कहने से हमारी जेब से कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है, कहने से हमने दिया और हमें वापस मिल गया। लेकिन सेल्स टैक्स अगर हम भर देते थे पहले, ठीक है, तो वो रिटर्न नहीं मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेल्स टैक्स रिटर्न नहीं मिलेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसका 11%, कितना परसेंट, 11%। तो निकालो 11% कितना होता है, तो 11% इसका होगा 1,68,105, 1,68,105। अब कहना से इसको मैं क्या करता हूं, ऐड करता हूं, तो मुझे मिलेगा टोटल, ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा परचेस प्राइस। क्या मिलेगा, परचेस प्राइस। अब आप इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो इसमें ऐड करो, कितना ऐड करोगे, 15,28,235 प्लस 15,28,235 प्लस 1,68,105। तो इट विल बी अराउंड 16,96,340। यस और नो, यस। कहने से एक तो मैंने जो इन्वेंट्री है उस पर खरीदने का खर्चा किया, यानी उसको परचेस का खर्चा किया, और कहने से इस इन्वेंट्री को मेरी फैक्ट्री तक लाने का और क्या खर्चा हुआ, कहने से एक मेरा खर्चा हुआ ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग का। कहने से विदाउट पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन दिस गुड्स कैन नॉट बी बॉट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो कहने से दूसरा मेरा खर्चा हुआ ट्रांसपोर्टेशन, पहला ये हुआ, दूसरा मेरा खर्चा हुआ ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग चार्जेस।
अब पैकेजिंग चार्जेस एंड ट्रांसपोर्टेशन कितना है, तो कहने से पैकेजिंग चार्जेस एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है मेरा 87,500। कितना है? 87,500। यस, तो कहने से टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना हो गया? कहने से दोनों को क्या कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो देखो ऐड करो, मैं कैलसी निकाल लेता हूं। मेरा 87,500 प्लस 16,96,340 कितना आता है? ये आता है आपका 17,83,840। ये सुनो, ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस हो गया। अब कहने से ये तो हमारा कॉस्ट हुआ। अब हमें क्या चाहिए? टोटल सेल्स वैल्यू। सेल्स नहीं चाहिए हमें, टोटल सेल वैल्यू ऑफ ऑल यूनिट्स। ऑल यूनिट्स मतलब जो बिक गए हैं वो भी एंड जो नहीं बिके हैं वो भी, सोल्ड एंड अनसोल्ड दोनों का। यस सुनो, यस। तो कहने से हमारे पास एक तो है सेल्स, एक्चुअल सेल्स। कहने से एक्चुअल सेल्स कितना है मेरा? तो एक्चुअल सेल है 22,45,500, 22,45,500। और एक मेरा क्या है? एक मेरा है सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,35,000 टोटल। कहने से ऐड अप कर देंगे दोनों को, क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो कितना आएगा? 0 मैं कैलसी यूज कर लेता हूं। तो कहने से 22,45,500 प्लस 2,35,000 24,80,500, 24,80,500। ये सुनो, यस। तो कहने से ये टोटल सेल्स वैल्यू हो गया। अब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? तो कहने से यहां पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा 24,80,500 माइनस 17,83,840। कहने से ये हो गया 6,96,660। ये सुनो, यस। और कहने से जीपीआर, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, यही रेशियो है हमारा। ये सुनो, अब कहने से यहाँ पे 6,96,660 डिवाइड बाय 24,80,500। कहने से कितना आएगा? ये आएगा समवेयर अराउंड 28.08%। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ जीपी हो गया। तो कहने से हमारा प्रॉफिट रेशियो क्या हुआ? कहने से 28.08% हो गया। ये सुनो, अब कहने से अगर 2,35,000 की सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो कहने से सेल वैल्यू में से प्रॉफिट माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? कॉस्ट बचेगा। क्या बचेगा? कॉस्ट। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2,35,000 इंटू 28.08%। तो ये आएगा आपका 66,000। ठीक है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। कितना आएगा? 66,000। अब आप इसको 2,35,000 में से क्या कर लोगे? माइनस कर लोगे। 2,35,000 में से आप माइनस कर दो तो कहने से ये आएगा 1,69,000 आपका क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ गया। क्या आ गया आपका? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो बस बहुत सिंपल एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया तो प्रॉफिट रेशियो निकालो, अगर सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी है तो वो निकालो। दोनों टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो सारे टाइप के क्वेश्चन हमारा स्टडी मटेरियल कवर कर रहा है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि हमारा स्टडी मटेरियल अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसको क्या कर पाओ। यस सुनो, यस। इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं अभी, मेरे हिसाब से कॉपी कर लोगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर, इसको है ना आप इस क्वेश्चन को ए मार्क कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ए मार्क कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप बी में डाल सकते हो, बी कैटेगरी में डाल सकते हो। बराबर है, आ जाओ यहां पे। देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग द एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस यूज करना है इसमें। ठीक है, और देखो क्या दिया है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल के सेल्स दिए, कॉस्ट ऑफ परचेस,
टोटल कॉस्ट दे दी हमने कितना परचेस किया है, ये सुनो 2 लाख रुपए का परचेस किया और सेल भी कितने का किया है 2 लाख रुपए का। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट अ सेलिंग प्राइस, और ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है नील। तो देखो इस क्वेश्चन में कहना ही से आप अगर ऐसा बोलते हो सर कॉस्ट ऑफ परचेस 2 लाख है और सेल्स कितना है, सेल्स भी हमारा 2 लाख है, तो सर नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो भाई इस केस में आप गलत हो, ठीक है, इस केस में क्या हो गलत, क्यों, क्योंकि जो सामान है वो लेट सपोज 100 यूनिट्स के लिए आपकी कॉस्ट कितनी है 2 लाख, बट कहने से सारा सामान नहीं बिका है, क्यों, क्योंकि कुछ सामान कहां पड़ा है, कुछ सामान क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ा है। यस और नो, दैट मींस हो सकता है कि ये सिर्फ कितने यूनिट्स की सेल है 80 यूनिट्स की सेल है, तो कहने से आपका जो नो प्रॉफिट नो लॉस का थियरी है ये गलत है। यस और नो, यस, तो कहने से हम लोग वही सेम चीज यूज करेंगे जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। तो यहां पे आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। यस और नो, यस, रुपीज एंड पर्टिकुलर, और यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के बाद क्या है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ जीपीआर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया ना, कुछ क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो दिया होगा। यस और नो, यस, तो कहने से सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक कितने में बिकेगा उसकी सेल्स वैल्यू दी है क्या, यस, कितनी दी है 50,000 रुपीज में आपका बिकेगा। कहने से उसमें से आप लेस करोगे, क्या लेस करोगे आप, प्रॉफिट रेशियो माइनस करोगे, तो कहने से यहां पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट। यस और नो, यस, तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मिल जाएगा, है ना, यस। अब कहने से पहले रेशियो फाइंड करते हैं, तो कहने से कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स सोल्ड एंड अनसोल्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स सोल्ड एंड अनसोल्ड। कहने से टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स सोल्ड एंड अनसोल्ड कितना है, कहने से एक ही हमारे पास ओपनिंग स्टॉक तो 0 है, तो कहने से ये कितना हो गया 2 लाख रुपीस हो गया। यस और नो, यस, कहने से टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ ऑल यूनिट्स, यानी ऑल यूनिट्स का हमारे पास सेल्स वैल्यू कितना है, तो कहने से सोल्ड एंड अनसोल्ड दोनों का, तो कहने से जो सेल्स है वो आपका 2 लाख रुपए का है, और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसकी सेल्स वैल्यू कितनी है, तो कहने से उसकी सेल्स वैल्यू है आपकी 50,000। तो कहने से टोटल अगर आप सारा सामान जितना खरीदे हो उसको पूरे को बेचोगे तो आपको कितने में बिकेगा, ये 2,50,000 में, 2,50,000। तो कहने से हमें प्रॉफिट कितना आया, कहने से हमें प्रॉफिट आ गया 50,000 रुपए का, प्रॉफिट कितने का आ गया 50,000 का। अब कहने से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, जीपीआर, जीपीआर कैसे निकालेंगे, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। यस और नो, यस, कहने से जीपी है 50,000 रुपया, सेल्स है 2 लाख रुपया इंटू 100। यस और नो, यस, कहने से यहाँ पे आएगा हमारा, कैलकुलेशन करो कितना आता है, 0 0 कट, 3 0 ये कट हो जाएगा, 3 0 ये कट हो जाएगा, 25 आएगा। तो कहने से 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया। कहने से इस 25% को यहाँ पे लूंगा और इसका 25% कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 12,500 और ये आ जाएगा हमारा 37,500। यस और नो, यस। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया कॉपी, मैं रब कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बी या सी कोई भी कैटेगरी में रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वैसा। इजी क्वेश्चन है। फाइनल अकाउंट होने के बाद, यानी फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर है ना हमारा, वो होने के बाद तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने लगेगा। बराबर है। देखो, इस क्वेश्चन को हम दो अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर अभी जो कर रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। फिलहाल जो अभी हम लोग कर रहे हैं, फिलहाल उसकी तरफ से चलते हैं। तो देखो क्या लिखा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है। आपको अगर आपकी नोट्स में करेक्शन नहीं है तो वो आप कर लेना। रॉयल्टी जो है ना वो 2 लाख रुपीज है। रॉयल्टी कितना है, 2 लाख रुपए का है। बराबर है। रॉयल्टी इज ऑफ 2 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है, रायगढ़ लिमिटेड प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये एक्चुअली यहाँ पे मेथड नहीं,
ये इंफॉर्मेशन है, मिसप्रिंट है ये। प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, द ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 30%। कहने से इस क्वेश्चन के अंदर मुझे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ जीपीआर नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जीपीआर तो क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दे दिया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो आगे क्वेश्चन बोलता है ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेस, परचेस रिटर्न, रॉयल्टी, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। यस और नो? यस। तो कहने से इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया है, परचेस दे दिया है, रॉयल्टी दे दिया है, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, यानी जितने भी खर्चे इन्वेंट्री को बनाने के लिए होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे यहाँ पे दे दिए, यानी टोटल कॉस्ट में इसको ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। यस और नो? यस। उसके बाद कहने से मुझे और क्या दिया है, कहने से उसके बाद मुझे दिया है सेल्स दिया है। क्या दिया है? सेल्स। कितने का? 6,35,000 का और 35,000 का सेल्स रिटर्न दिया है। तो देखो इसको हम लोग हमारे सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कहने से हमें सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी है, याद आ, देखो यहाँ पे सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दे के रखा था हमें, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। इन सब क्वेश्चन में हमें सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया था, लेकिन इस वैल्यू में हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया था, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या करना पड़ रहा था? फाइंड करना पड़ रहा था। यस और नो? यस। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बराबर है। अब यहां पे देखो सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस ऑन इन्वेंट्री बोथ सोल्ड एंड अनसोल्ड। ठीक है, अब इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या आएगा? तो वो सारी कॉस्ट जो इन्वेंट्री को इसकी प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में, प्रेजेंट लोकेशन क्या है? कहने से हमारी फैक्ट्री है, यस और नो, और प्रेजेंट कंडीशन क्या है? कहने से फिनिश गुड है। तो जो भी खर्चा इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए हुआ है, नेसेसरी था, डायरेक्टली रिलेटेड था, वो सारा का सारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आएगा। तो देखो सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया कितना? 60,000। कहने से ओपनिंग स्टॉक तो कहने से काम आया हुआ ना मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये तो डायरेक्ट रिलेटेड है। यस। उसके बाद कहने से हमें क्या दिया? परचेस दिया, परचेस दिया 2,92,000 का। कहने से इसमें से रिटर्न हो गया, वो परचेस हमारे काम का नहीं है, तो कहने से हमारा एक्चुअल में परचेस जो है वो कितने का है? 2,80,000 का है। यस और नो? यस। उसके बाद रॉयल्टी है, रॉयल्टी का फिगर हमने कैलकुलेट अलग किया, कहने से रॉयल्टी का जो फिगर था वो हमने करेक्ट किया, रॉयल्टी का फिगर हमारा 2 लाख रुपीस का है। उसके बाद कहने से कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब रॉ मटेरियल को हमारी फैक्ट्री तक लाना। कहने से जब तक ये खर्चा नहीं करेंगे तब तक फिनिश गुड बन सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपका 20,000 हो गया। उसके बाद आपके वेजेस, कहने से जब तक वर्कर काम नहीं करेगा तब तक कहने से गुड्स बन सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने से टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना हो गया? तो ये हो जाएगा मेरा 60,000, 60,000 प्लस 40,000, 1 लाख, 1 लाख ये हो गया, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख हो गया समथिंग, इट विल बी 6 लाख रुपीस। कितना हो जाएगा? ये 6 लाख हो जाएगा। एक बार वापस देख लेते हैं, मिस्टेक नहीं कर रहा हूं ना मैं। 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6 बराबर 6 लाख है। अब कहने से ये मेरा टोटल इन्वेंट्री है, सोल्ड भी है इसमें से और अनसोल्ड भी है। कहने से इसमें से लेस कर दूं, क्या कर दूं? इसमें से लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी वो गुड्स जो बिक गए हैं उनकी कॉस्ट माइनस कर दूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिक गए हैं उनकी कॉस्ट में क्या कर दूं? माइनस कर दूं। तो कहने से मुझे क्या मिल जाएगा यहां पे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट मिल जाएगी। यानी क्या मिल जाएगा मुझे? क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट मिल जाएगी। ये सुनो, बट कहने से सेल्स दे रखा है मुझे, सेल्स कितना है मेरा? कहने से सेल्स है मेरा 6,35,000, 6,35,000। कहने से इसमें से क्या माइनस कर सकता हूं? इसमें से मैं सेल्स रिटर्न माइनस कर सकता हूं। क्या माइनस कर सकता हूं? सेल्स रिटर्न। तो एक्चुअल मेरा जो सेल हुआ है वो 6 लाख का ही हुआ है। कितने का हुआ है? 6 लाख का। बट कहने से ये तो कॉस्ट है और ये क्या है? सेल्स प्राइस है, आया ना? कहने से ये कॉस्ट है और ये क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। तो कहने से इसमें से मुझे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो लेस जीपी
कितना प्रॉफिट कमाया होगा, तो कहने से 30% प्रॉफिट कमा रहे हम लोग, क्वेश्चन में दिया है, तो कहने से ये 6 लाख पे 30% यानी 1,80,000 रुपए का मैंने क्या किया होगा, इस पे प्रॉफिट कमाया होगा। तो कहने से जो सामान बिका है उसकी कॉस्ट कितनी रही होगी, कहने से उस सामान की कॉस्ट रही होगी 4,20,000। कितनी कॉस्ट रही होगी, 4,20,000। यस और नो, यस। और कहने से अगर इसकी कॉस्ट ये रही होगी तो कहने से कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यानी जो सामान अभी भी बिका नहीं है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसकी कॉस्ट होगी 1,80,000 रुपया। समझ में आता है कि नहीं आता है? कहने से ये टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस है, सोल्ड और अनसोल्ड। तो इसमें से जो सोल्ड हो गया है उसकी कॉस्ट निकालू, सेल्स नहीं निकाल रहा हूं, उसकी कॉस्ट निकाल रहा हूं, तो जो अनसोल्ड होगा उसकी कॉस्ट बच जाएगी। आया ना? यस। कॉपी कर लो इसको भी। आपको कोई नोट्स लिखने हो ना इसके आजू बाजू कि सर हम लोग 3-4 दिन बाद इसको रिवाइज करेंगे तो भूल जाएंगे, तो आजू बाजू अपनी समझ के हिसाब से हिंदी गुजराती जो भी आता हो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने लिए नोट्स लिख सकते हो। बराबर है? हो गया ये कॉपी। नेक्स्ट अगले पे चल रहा हूं। इसके साथ हमारा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड खत्म हुआ। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में इससे ज्यादा क्वेश्चन कोई पूछा नहीं जा सकता है। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, स्टेटमेंट showing calculation of cost of inventory using trading account। ट्रेडिंग अकाउंट को यूज करके मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकाल सकता हूं। तो देखो यहां पे ओपनिंग स्टॉक, कहने से ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे बनाते रहो। यहां पे ओपनिंग स्टॉक लिखो, कितना है ओपनिंग स्टॉक है 60,000। परचेसेस कितने हैं, कहने से परचेस है 2,92,000। उसमें से कहने से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, रिटर्न माइनस कर देंगे। रिटर्न है 12,000 का, तो परचेस रिटर्न कितना होगा, नेट परचेस कितना हो गया 2,80,000। यस और नो? उसके बाद रॉयल्टी, कहने से रॉयल्टी का खर्चा हमें, जब तक हम रॉयल्टी का खर्चा यानी ऑथर को पैसा नहीं देंगे तब तक हम बुक्स बना नहीं सकते, बुक्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो कहने से रॉयल्टी का खर्चा भी यहां पे आएगा। वेजेस के बिना भी नहीं हो सकता, तो कहने से 40,000 का वेजेस भी आएगा यहाँ पे। और कहने से कैरेज इनवर्ड के बिना भी नहीं हो सकता, तो 20,000 का कैरेज इनवर्ड भी आएगा यहाँ पे। यस और नो? यस। कहने से उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है बाय सेल्स। सेल्स कितना है, कहने से 6 लाख रुपीस का सेल्स है। और कहने से इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, रिटर्न्स माइनस कर देंगे। 6,35,000 का सेल है, सॉरी, तो 35,000 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 लाख का सेल्स बचेगा। यस और नो? यस। कहने से हम लोग प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, कहने से प्रॉफिट हम कमा रहे हैं 30%, तो कहने से ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 हो गया। कहने से इस क्वेश्चन को अब मैं क्या करूंगा, टैली करूंगा। क्वेश्चन को क्या करूंगा, टैली करूंगा। तो देखो टैली करो, इस क्वेश्चन को कितना आता है, आपका आएगा 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7,80,000 आएगा इस साइड का टोटल। और कहने से इस साइड का टोटल भी कितना आना चाहिए, 7,80,000, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इस साइड क्या मिसिंग लग रहा है आपको, कहने से क्लोजिंग स्टॉक की क्या लग रहा है, हमें मिसिंग लग रहा है। तो कहने से ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई, 1,80,000। तो आप चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज ईदर ऑफ द टू, ठीक है, बट आई प्रेफर द फर्स्ट वन, ठीक है। आप कोई भी यूज कर सकते हो, एग्जाम में इट मेक्स नो डिफरेंस। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आगे चलें, पक्का? ओके। ये क्वेश्चन आपको कहीं पे भी देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड के क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछे जाते हैं और ना कोई रेफरेंस बुक, आप कोई भी रेफरेंस बुक रिफर करोगे ना तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहां तक कि इंस्टीट्यूट ने भी अपने बुक्स में स्टैंडर्ड कॉस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है। तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्ट का मैंने खुद ने बनाया, बराबर है। तो आप यहां पे देखो क्या दिया है, SS Limited provide you with the following standard cost structure of product A of which 20,000 units are in stock। तो एक प्रोडक्ट A करके हमारे पास एक सामान है जिसकी 20,000 यूनिट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है। कितनी यूनिट्स पड़ी है, 20,000 यूनिट्स पड़ी हैं। और उसमें उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी हम लोग ने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि इस साल ये प्रोडक्ट बनाएंगे ना तो इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, यानी मटीरियल पे, रॉ मटीरियल पे 20 रुपए एक यूनिट पे खर्चा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मटीरियल पे, लेबर पे 15 होना चाहिए, दूसरे डायरेक्ट एक्सपेंस है उन पे 15 रुपए और होने चाहिए, और 10 रुपए ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है छोटे मोटे एक्सपेंस, तो अदर एक्सपेंस बोल सकते हो आप। जो अदर एक्सपेंस है वो कितने होने चाहिए, 10 रुपीज पर यूनिट होने चाहिए, बराबर है। अब देखो यहां पे
स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा? सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो यहां पे ऐसा क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बना लेंगे। देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना है 20 रुपीज, डायरेक्ट लेबर कितना है 15 रुपीज, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरे 15 रुपीज, डायरेक्ट ओवरहेड्स कितने हैं, तो डायरेक्ट ओवरहेड्स हैं 10 रुपीज। तो कहने से स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट को बनाने के लिए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लग रहा है 60 रुपीज पर यूनिट। तो कहने से कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना हुआ, कहने से 60 रुपए में एक यूनिट बन रही है और मेरे पास कितनी यूनिट पड़ी है 20,000। तो कहने से ये हो गया आपका 12 लाख। कितना हो गया 12 लाख यूनिट्स पर 12 लाख यूनिट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। यानी आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यूज करते हो तो आपकी इन्वेंट्री कितनी है 12 लाख। यस सुनो, यस। यहां पे आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट क्वेश्चन में मेंशन करके दिया होगा। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कॉस्ट मेंशन करके नहीं दिया है तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यूज नहीं कर सकते। और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड वही कंपनी यूज कर सकती है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करती है। ठीक है, हर कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो नहीं करती। जैसे अगर मेरी शेखावत एकेडमी की बात करोगे तो शेखावत एकेडमी में हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कोई भी कॉस्टिंग फॉलो नहीं करते, बराबर है। वी रेयरली फॉलो द कॉस्टिंग। हम कभी कभी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं व्हेनेवर वी वांट टू टेक एनी डिसीजन कि भाई नया ब्रांच खोलें कि नहीं खोलें। ये सब कॉस्टिंग की अलग अलग फील्ड हैं जो आप सीए इंटरमीडिएट में जाके पढ़ते हो और जो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद करती हैं। नया ब्रांच खोलूं कि नहीं खोलूं, नया क्लास बंद कर दूं कि चालू रखूं, ठीक है, ये सारे, ये टीचर हायर करूं कि नहीं करूं, ये सारे जो डिसीजंस हैं ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू मुझे लेने पड़ते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये डिसीजन ये आज का जो क्लास है इसमें हमने दो मेथड्स खत्म किए। कौन सा? एक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस खत्म किया और एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड खत्म किया। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है दैट इज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला मेथड, वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको एक बार वापस सॉल्व करना, क्योंकि यहां पे क्या है थोड़ा बहुत कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। तो इसको आप एक बार वापस से क्या करोगे, सॉल्व करोगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे।